हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ज्यू तो एक्चुअल में जनरल रैंक पे पहुंच चुका होता है और वो जिनिंग सिटी का सबसे पहला यंगेस्ट स्टार जनरल है। ज्यू अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि आखिर में मैं ही जिंदा रहा। और ज्यू दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पे बहुत से वॉरियर्स होते हैं एक्चुअल में, और वो कहता है कि ये लोग अभी मेरे साथ बैटल करने के लिए आना चाहते हैं और वो भी सिर्फ एक बाउंटी के लिए। और वो सब एकदम डरते हुए कहते हैं कि ज्यू मास्टर, आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग आपको मारने के लिए आगे आ रहे हैं। और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि जो लीजोंग था वो भी इसके सामने बहुत कमजोर हो गया, तो हम लोग तो इसके सामने बिल्कुल भी टीक नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग चले जाते हैं। जो एकदम गुस्से में उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों की जो बाउंटी मेरे ऊपर लगाई गई थी लीहोंग के द्वारा वो अब बंद कर दी गई है। पर हाँ, अगर किसी को मेरे सामने बैटल करने आना है मैं मना नहीं करूंगा। मैं मेरे हाथों में ब्लड लेना चाहता हूँ, पर हाँ मुझे माफ जरूर कर देना कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा तो। और कुछ वॉरियर्स चले जाते हैं और उनमें से एक वॉरियर कहता है कि मास्टर, आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग आपके एनिमी हैं, हम लोग बस यहाँ पे देखने के लिए आए थे। और वहाँ पे लीडर पुपेन और जीजेंग भी भागते हुए आ जाते हैं ज्यू के पास। ज्यू भी उन दोनों लोगों को देख के बहुत खुश होता है, पर पुपेन बहुत ज्यादा ही खुश होता है और सीधा ज्यू के पास जाके ऐसे लिपट जाता है उससे। पुपेन ज्यू से कहता है कि ब्रदर, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने यहाँ पे आया था, पर तुम तो उस बूढ़े आदमी के सामने बहुत अच्छे से बैटल कर रहे थे। और पुपेन उससे फिर से पूछता है कि ब्रदर, तुम जनरल रैंक पे पहुंच चुके हो क्या, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। क्यों उन सभी को देख के एकदम खुश हो रहा होता है, स्माइल दे रहा होता है एक्चुअल में। पर पुपेन कुछ ज्यादा ही जोर से दबा देता है जीव को, उसके कारण जीव को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर से हटो वरना तुम मुझे मार दोगे। और पुपेन कहता है कि ब्रदर, मैं तुमसे नीचे नहीं उतरने वाला, तुम ही मुझे यहाँ से लेके जाओगे आज। लीडर जीव से कहते हैं कि मैनस्टरी गिल्ड में जाने का वक्त हो चुका है और हमारे जो लीडर हैं वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे। और तभी वहाँ पे जीजेंग आ जाता है और जीव से कहता है कि इंस्पेक्टर वी चैन ने कहा था तुम्हें यहाँ पे आके बचाने के लिए और तुम्हें ये भी कहने के लिए कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मिलिट्री बेस आओ। जीव उससे कहता है कि ठीक है, मैं आना चाहूंगा। और जीव अपने मन में कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मेरी जो एबिलिटी है वो तो और भी अच्छी हो गई है, तो शायद मैं अब मेरे डैड का सीक्रेट देख सकता हूँ। जीजेंग कहता है कि जब से जॉइंट ऑपरेशन हुआ है तब से आधा ही साल हुआ है, मतलब जॉइंट ऑपरेशन को हुए तब से ये जीव कितना इंक्रीज हो चुका है, ये तो अब जनरल स्टेज पे भी आ गया, वो भी इतनी जल्दी। पर मुझे ये देख लो, मैं कब से एडवांस स्टार वॉरियर के पीक पे हूँ, मैं कब से जनरल रैंक पे पहुंचना चाहता हूँ पर पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, पर ये जीव तो देखो तुरंत ही पहुंच गया। और तभी वहाँ पे जीजेंग के कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो जीजेंग से कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद ज्यू फैन तो बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है जिनिंग सिटी के अंदर। जीजेंग कहता है कि ये जिनिंग सिटी के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर फेमस होने वाला है और मुझे पता नहीं कि ये ज्यू का फ्यूचर क्या होने वाला है आगे। और तभी जीजेंग को कॉल आता है जो वी चैन का होता है एक्चुअल में, और वी चैन कहता है कि हमें ये जो रात में जो बैटल हुआ था उसके बारे में सबसे छुपाना होगा। और जीजेंग कहता है कि मास्टर, ये तो गलत होगा ना, इतना बड़ा मैटर हो गया और हम सब में से किसी को भी नहीं बताएंगे, ये तो बहुत गलत बात है। वी चैन उससे कहता है कि तुम ज्यादा सोचो मत, मैंने जो कहा उतना ही करो, ये ज्यू के लिए बेनिफिशियल है। और हाँ, तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने उस बूढ़े आदमी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, और मुझे पता है कि ज्यू भी बहुत जल्द समझ जाएगा कि ऐसा क्यों किया था हमने। और अगले सीन में हमें एक सिटी दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि जो ज्यू के ऊपर बाउंड्री थी उसे पूरी दुनिया से हटा दिया गया है, मतलब कि अभी कोई भी एडवांस स्टार वॉरियर उसके पीछे नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि वो जो बाउंड्री के पीछे, मतलब वो बूढ़े आदमी के साथ जो बैटल हुआ था उस बारे में किसी को भी नहीं पता कि ऐसा कोई बैटल भी हुआ था। और हमें बताया जाता है कि भले कितने भी साल बीत जाए पर कोई भी ज्यू फैन को नहीं भूल सकता, क्योंकि वो जनरल स्टेज पे पहुंच चुका है, वो भी सिर्फ 20 एज में। और अगले सीन में वो लोग मैनस्टरी गिल्ड में आ जाते हैं और वहाँ पे एक बंदा उन लोगों से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो ज्यू है वो बहुत जल्द जनरल रैंक पे आ जाएगा, मुझे इतना लगा था कि वो लोग जनरल रैंक पे पीक पे तो आ ही जाएगा, पर ये तो सिर्फ एक ही रात में जनरल रैंक पे पहुंच गया। और इस तरह के जो खास व्यक्ति है, हम लोगों को नहीं लगता कि जो मैनस्टरी गिल्ड है वो बहुत समय तक इसे रख पाएगा यहाँ पे। अंकल हो भी हंसते हुए कहते कि तुम सही कह रहे हो, ये ज्यू तो बहुत स्ट्रांग होता ही जा रहा है और होता ही जा रहा है एक्चुअल में, और मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरा सन है वो भी इतना ही स्ट्रांग हो जाए। और हमें अगला सीन ट्रेनिंग एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पे ज्यू और वो लीडर फिर से बैटल कर रहे होते हैं। लीडर ज्यू के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि ये ज्यू तो एकदम शांत दिख रहा है, बिल्कुल भी हैरान नहीं है। ज्यू अपने मन में कहता है कि जो अभी मेरा करंट स्टेटस है उसके कारण मुझे फ्लोटिंग स्टेप और विलो फ्लैश वाली स्किल एक साथ यूज करनी चाहिए, ताकि जो अटैक है मेरा वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है उसके बाद। और लीडर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, तुम मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे, तुम मेरे साथ बैटल कर रहे हो तब तुम मुझे ध्यान दो। पर वो जैसे ज्यू के ऊपर अटैक करते हैं वैसे ज्यू से गायब हो जाता है और लीडर एकदम हैरानी से कहते हैं कि ये कितना तेज है, ये तो कोई भी नहीं सोच सकता कि ज्यू ऐसा भी कुछ कर सकता था। और ज्यू भी उसके ऊपर अटैक करता है पर लीडर अपनी तलवार से रोक देते हैं। और वहाँ पे सिस्टर यू, अंकल फैंग और पुपेन एकदम हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें कभी भी ऐसी फुटवर्क स्किल नहीं देखी थी जो ब्रदर्स यू अभी यूज कर रहे हैं।
और लोग कहते हैं कि ये शायद वो ऑक्शन के दौरान जो हमने स्किल ली थी वो यूज कर रहे हैं। ओपन कहता है कि मेरे को लगा था कि जियो ने सिर्फ उसे मजे के लिए उस स्किल को लिया था, पर इसने तो इसे मास्टर भी कर लिया। जियो कहता है कि जो मेरी फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल थी वो अब एक्सपर्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है और वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके ऊपर अभी प्रैक्टिस कर पाऊँ। और लीडर थक जाता है और हाफते हुए कहता है कि जियो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं आज बहुत थक चुका हूँ। जियो अपने मन में कहता है कि हम दोनों नोवा स्टार जनरल हैं, पर मैं अभी तक थका नहीं, पर लीडर बहुत जल्दी थक गए। और जियो अपने मन में कहता है कि जो मेरी रिकवरी रेट थी वो पैसिव स्किल वाली वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए मैं बहुत लंबे समय तक किसी के साथ बैटल कर सकता हूँ। और वहाँ पे अंकल फैंग जियो से कहते हैं कि क्यों तुम लीडर को बहुत परेशान कर दो और बुरी तरह से ऐसे सिचुएशन में डाल दो कि वो जरा भी ना हिल पाए, ताकि हम लोग जो फोटो ले सके उसकी और उसे बाद में परेशान कर सके दिखा दिखा के, और वो उसकी ब्लैक हिस्ट्री में आ सकता है। और लीडर हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि भले मैं जियो को नहीं हरा पाऊँ, मैं तुम लोगों को तो हरा ही सकता हूँ आसानी से। जियो उन लोगों से कहता है कि मुझे अब मिलिट्री बेस जाना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और वो मिलिट्री बेस जाए उससे पहले वो जो लड़की एक्चुअल में जो जियो के पास बेहोश हो गई थी उसको मिलने जाता है। और वो डॉक्टर जियो से कहते कि ये लड़की 12 घंटे के बाद जगने वाली है और इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी भी ठीक है, और वो जैसे ही जग जाएगी वैसे ही तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे हम। और जियो उससे बाहर निकलता है और वो जो बाहर गाड़ी होती है जो मिलिट्री ने भेजी होती है जियो के लिए, और जियो उसके अंदर बैठ जाता है और वो गाड़ी निकल जाती है वहां से। और अगले सीन में वो लोग मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं और जियो अपने मन में कहता है कि पिछली बार जब मैं आया था मिलिट्री बेस तब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, पर इस बार तो और भी ज्यादा सिक्योरिटी आ गई यहाँ पे। पीछे जियो से कहता है कि तुम जनरल रैंक पे आ चुके हो और तुम इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम जनरल रैंक पे पहुंच ही जाओगे, पर मैं तुम्हें बचाने के लिए उस रात को नहीं आ पाया, इसलिए सॉरी। जियो वीचेन से कहता है कि पर आपने जीजेंग को तो भेजा ही था मुझे बचाने के लिए। और वीचेन जियो के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम अभी 20 साल के भी नहीं हो और तुम सीधा जनरल स्टेज पे पहुंच चुके हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जीजेंग अपने मन में कहता है कि इस जियो को देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पहले से कोई मेंबर था जियो की फैमिली का जो हमारे टीम में था पहले ही। और वीचेन जियो को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल उसी आदमी की तरह है, और यहाँ पे एक्चुअल में जियो के फादर की बात हो रही है। और जियो वीचेन से कहता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। और जियो अपने मन में कहता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वैसे ही वहां से गायब होके सीधा सेफ हाउस में जाऊंगा जैसा मेरे फादर ने मुझे बताया। वीचेन उन लोगों से कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम वहां पे पहुंच के अपने आप समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया। और वो लोग एक जगह पे जा रहे होते हैं और जियो वहां पे जाते कहता है कि यहाँ पे तो कितने सारे चेक पॉइंट्स हैं, और अच्छा हुआ मैं ये वीचेन को फॉलो कर रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे बैटल नहीं कर पाता और यहाँ पे मैं छुप के भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे मैं पकड़ा जाता। और जियो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए वो वीचेन को स्कैन कर रहा होता है। और जियो कहता है कि अभी मेरे पास जितनी भी एबिलिटीज है और पावर है, अगर मैं वो सबको भी यूज कर लूँ तो भी मैं ये वीचेन को नहीं हरा सकता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये चीजें मैं पहले स्कैन नहीं कर पाता था, पर अब मैं जैसे जनरल रैंक पे पहुंच चुका हूँ मैं वैसे ये सब देख पाता हूँ। और वो लोग एक रूम के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और जियो अपने मन में कहता है कि ये तो वही सेफ जगह है जो मेरे फादर ने मुझे बताई थी। और वो लोग अंदर चले जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि कौन सी जगह है और ये जो सामने है वो क्या है। और वहाँ पे एक छोटा सा जगह होता है। जियो उस चीज को देखते हुए कहता है कि यही वो सेफ जगह है जो मेरे फादर ने मुझे बताई थी। जीजेंग वीचेन से कहता है कि ये तो वो आर्टिफैक्ट है, और दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं। और वीचेन कहता है कि यहाँ पे 100 आर्टिफैक्ट तो होने ही चाहिए, पर वीचेन कहता है कि यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं और ये जो मिलिट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है, और इसीलिए तो मैं लास्ट लाइट नहीं आ पाया जियो को बचाने के लिए। जियो कहता है कि यहाँ पे इतने सारे आर्टिफैक्ट क्यों हैं, वो भी इस मिलिट्री बेस में। वीचेन कहता है कि वैसे तो मैं किसी को भी सीक्रेट नहीं बताता, पर जियो तुम अभी अभी जनरल स्टेज पे पहुंच चुके हो और तुम पिछली बार जॉइंट ऑपरेशन में भी जीत चुके थे, और जीजेंग तो पहले से स्ट्रांग है, तो मैं तुम लोगों को ये सीक्रेट बता ही सकता हूँ। पर मैं तुम दोनों से पहले कह देता हूँ ये सीक्रेट के बारे में कभी भी बाहर किसी को मत बताना। जीजेंग और जियो दोनों मान जाते इस बात के लिए। और वीचेन बता रहा होता है कि जो बहुत पहले मीटरॉइड गिरा था वो हमारे मिलिट्री बेस के पास गिरा था, और इसके कारण वहाँ पे म्यूटेंट मॉन्स्टर्स आने लग चुके थे, और इसके कारण सबसे पहले प्लांट्स मिलिट्री बेस के पास ही ग्रो होने लगे, मतलब म्यूटेंट होने लगे। जीजेंग एकदम हैरानी से कहता है कि अगर ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। जियो कहता है कि अगर हम ये सारे जो आर्टिफैक्ट अगर किसी को भी देते हैं, मतलब पूरी आर्मी को, तो पूरी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और वीचेन कहता है कि इसलिए ये जगह मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए तो मैं बाहर नहीं जा सकता ये मिलिट्री बेस छोड़ के, और इसीलिए तो मैं तुम्हें चाहता हूँ जियो कि तुम मिलिट्री ज्वाइन कर लो और यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करो। और वीचेन जियो से कहता है कि जिनिंग सिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुझे शक लग चुका है
इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है अब, ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े और हमको ये आर्टिफैक्ट बचाने में मदद करे। और जियो और जीजेंग कहते हैं कि हम लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। और वीचैन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की रिवॉर्ड में तुम्हें 3 घंटा मिलेगा यहाँ पे रुकने के लिए। और जीजेंग कहता है वीचैन से कि अगर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तो हमारी जो पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी इस आर्टिफैक्ट के कारण। और जियो अपने मन में कहता है कि मेरे जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं वो भी ज्यादा इंक्रीज हो गए, क्योंकि मैं पिछली बार आर्टिफैक्ट के पास ही था और मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ने लग चुके थे। और वीचेन कहता है कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे मैं 12 घंटे देता हूँ इस आर्टिफैक्ट के पास रहने के लिए। और वीचेन अपने मन में कहता है कि जिनिंग सिटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो बहुत डेंजरस है हमारे लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए अंदर से। और अगला सीन हमें एक जगह याद दिखाया जाता है जहाँ पे ली होंग को एक बॉटल के अंदर डाला होता है, मतलब एक लिक्विड के अंदर होता है वो। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें नहीं लगता कि जो हमारे हेड है वो बच पाएंगे। वो जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है कि जो मेडिसिन है वो उस बूढ़े आदमी के अंदर डाल दो। उनमें से कुछ लोग वो मार्क्स वाले बंदे से कहते हैं कि हमने इसका टेस्ट अभी तक किया नहीं, और ऊपर से हमने कभी भी किसी ह्यूमन के ऊपर तो डाला नहीं इस मेडिसिन को, तो आप पक्का चाहते हो कि हम इस मेडिसिन को यूज करें? और वो मार्क्स वाला बंदा कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा जो हेड है वो मर सकता है, और जैसे ही तुम्हारा हेड मर जाएगा वैसे तुम लोग बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो। और वो लोग वो मेडिसिन उसके अंदर प्लांट कर देते हैं, और जैसे ही वो मेडिसिन ली होंग के अंदर जाती है वैसे ही उसकी आंखें चमकने लग जाती है। और वो जैसे ही जोश में आता है वैसे एकदम गुस्से में कहता है कि ट्यूफैन बस तुम रुको, मैं तुम लोगों को मार के ही रहूंगा। और वो जिस कंटेनर के अंदर होता है वो उसको भी तोड़ चुका होता है। और मार्क्स वाला बंदा ली होंग से कहता है कि तुम रिकवर भी कर चुके हो और जो तुम्हारी स्किल्स हैं वो भी इंक्रीज हो चुकी है, और अब हमें प्लान की तरफ काम करना चाहिए। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो मिलिट्री बेस के पास जो आर्टिफैक्ट्स है उसके यूज से जो हम मॉन्स्टर्स को खिला देंगे, जिसके कारण हमारे पास मॉन्स्टर्स की आर्मी हो जाएगी जो जनरल रैंक पे होंगे, और हमारे पास बहुत सारे जनरल रैंक पे मॉन्स्टर्स हो जाएंगे, और हम इस खतरनाक आर्मी के साथ पूरी जिनिंग सिटी और मिलिट्री बेस के ऊपर अकेले राज करेंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।